मैं काव्य प्रविधि के वैविध्य का कायल हूं। एक पंक्ति से लेकर 100 पेज तक की कविता लिखी जानी चाहिए, लिखी जा सकती है। विनम्रता के साथ स्मरण करा सकता हूं कि कविता के ये दोनों आकार खुद मेरे यहां मौजूद हैं। मेरी एक लाइन की सबसे छोटी कविता है, इंडिया गेट हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार नहीं है। और सबसे लंबी कविता, जिधर कुछ नहीं, 100 से अधिक पेजों में छपी है। यह सृष्टि ओस की एक अदृष्ट बूंद से लेकर समुद्र की अपार अगाधता को समेटे है। न दिखते अमीबा से लेकर पृथ्वी को हिला देने वाले सरीसृपों तक, आर्कटिक की बर्फ से लेकर ज्वालामुखियों तक, क्षणांश से लेकर 13.5 खरब साल पहले हुए बिग बैंग तक, परमाणु से लेकर हिमालय के आकार तक, मृत्यु से लेकर अनंतताओं तक के कितने अनगिनत सैंपल यहाँ मौजूद हैं। हिंदी की लंबी कविता की परंपराओं में जिन 4 कविताओं के आलोक में ये बात की जानी है, वे चारों कविताएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और इसलिए वे पाठ्यक्रम का हिस्सा रही हैं। हम यहाँ इस स्थिति में नहीं हैं कि उन पर विस्तार से बातचीत हो सके। मैं यहाँ कुछ इशारे ही करूंगा जो आप में से कई के मन में सवाल जगा सकते हैं। आज मेरा काम इतना भर है। मैं आपका ध्यान मेटाकॉग्निशन जैसी एक विचार सरणी की ओर खींचना चाहता हूं, जो प्रेरित करती रही है कि आप अपने सोचे हुए को सोचें। जो हम सोचते आए हैं उसके बारे में सोचना। जो कुछ प्रदत्त है उसे आसानी से स्वीकार क्यों किया जाए। इस बात की पूरी आशंका है कि प्रश्न पत्रों के उत्तर देने में मेरी बातें काम ना आए, लेकिन यह संभव है कि इन बातों में कुछ ऐसे संकेत हों जो आपको वैकल्पिक तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करें। आप में से शायद कुछ को खबर होगी कि मैं वैकल्पिक मनुष्य की बात करता रहा हूं और प्रतिकूल नागरिकता की। मैं मानता हूं कि हमारा काम मैनकाइंड या मनुष्यता की रूढ़ निर्मिति से नहीं चलने वाला। हमें वह नागरिकता चाहिए जो अनुकूलित ना हो सके, एक ऐसी नागरिकता जो अवज्ञा और प्रतिरोध के तंतुओं से बनती हो और जो चले आते मूल्यांकन से असहमत हो। यही प्रतिकूल नागरिकता है। हम सभी ग्रामशी के इस मत को तो जानते ही हैं कि हम जो ये सोचते हैं कि हमारा ये विचार है, वह दरअसल वर्चस्ववादी विचार का विस्तार हुआ करता है, और जो हमने कथित रूप से सोचा वह वातावरण में फैलाया गया संस्करण था। इस तरह हम प्रतिष्ठान से पूर्णतः सहमत न होते हुए भी अपनी पदावली में उसी दायरे में उन्हीं भाषिक और वैचारिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं जिसने एक सर्वानुमतिवाद का संजाल फैला रखा है। आप भी मानेंगे कि इस संजाल को छिन्न करने की जरूरत है। मैं सबसे पहले बहुत सहज ढंग से जानने की कोशिश करता हूं कि लंबी कविता महाकाव्य का आधुनिक या उत्तराधुनिक विस्तार है या प्रत्याख्यान। हम देख सकते हैं कि ये दोनों रूप अपने अपने समय की चेतना, संवेदना और काव्य दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके बीच का अंतर केवल रूपात्मक नहीं है, बल्कि गहरे स्तर पर वैचारिक और ऐतिहासिक भी है। महाकाव्य का मकसद कथा कहना ही नहीं था, वह समाज के लिए एक आदर्श प्रतिमान गढ़ना चाहता था, जहां जीवन को एक निश्चित नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाता है। यह नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि प्रायः राजत्व या सामंती या पितृसत्तात्मक ढांचे को बनाए रखने की होती थी, और नायक में प्रच्छन्न अधिनायकत्व का बखान होता था जो जनों को जयगान की चेहराहीनता में बदल देता था। तो सभ्यता का महागान करने वाला महाकाव्य प्रायः सामंती मूल्यों का महागान होता था। कह लीजिए कि महाकाव्य महामानव का औदात्य खोजने की लैब थी, जो समाज को मूल्यवत्ता के नाम पर नियमित और निर्धारित कर सके। लंबी कविता 20वीं सदी की आकुलताओं में विकसित हुई। यह उस दुविधाग्रस्त समय की देन है
जब समाज, राजनीति और व्यक्ति की चेतना में गहरे बदलाव आ रहे थे। आधुनिक मनुष्य का जीवन जटिल, विखंडित और प्रश्नों से भरा हुआ था, जिसे पारंपरिक महाकाव्य की संरचना में समेटना संभव नहीं रह गया था। तब लंबी कविता एक ऐसे माध्यम के रूप में उभरी जिसने इस जटिलता को व्यक्त करने की क्षमता दिखाई, लेकिन जो आकार में महाकाव्य की तुलना में कई गुना छोटी थी। लंबी कविता किसी निश्चित शास्त्रीय ढांचे की बजाय कवि को पूर्ण स्वतंत्रता देती थी कि वह सामाजिक दबावों और स्वत्व की संवेदना के अनुसार संरचना, भाषा और शैली का चयन करे। अंधेरे में लुकमान अली, टूटी हुई बिखरी हुई, रायपुर बिलासपुर संभाग और लगभग जय हिंद जैसी रचनाएं इस रूप की उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन कविताओं में हमारे समय के विघटन विखंडन को समेटा गया। रायपुर बिलासपुर संभाग हमारे समय के विस्थापन की अभूतपूर्व और शायद एकमात्र कविता है। यह कविता निरंतर प्रासंगिक बनी रहती है, क्योंकि न रुकने वाला आप्रवास राज्य निर्मित दरिद्रीकरण से भागने की कोशिश में एक बड़ी गुलामियत के अंधेरे और कैदखाने में ले जाता है। लगभग जय हिंद संसाधनों के असमान वितरण से पैदा विषमता का काफी कुछ अकविता शैली में विडंबना वृत्तांत है। लंबी कविता का नागरिक नायक एक चेतना या विचार के रूप में उपस्थित रहता है। लंबी कविता का नागरिक नायक एक चेतना या विचार के रूप में उपस्थित रहता है। इस प्रकार लंबी कविता में दृष्टिकोण आत्मनिष्ठ होते हुए भी सामाजिक और अंतर्दृष्टि परक होता है, जो ऐतिहासिक अवस्थितियों से रूपायित हो रहा और जो आत्मबोध और न्याय बोध की ओर जाने वाले रास्तों को खोले। महाकाव्य प्रायः सर्गों में विभाजित एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रचना होती है, जबकि लंबी कविता में यह क्रम टूट जाता है। इसमें बिंब, प्रतीक, स्वप्न, स्मृति और चेतना के प्रवाह के माध्यम से कविता आगे बढ़ती है। भाषा भी महाकाव्य की अपेक्षा अधिक आत्मिक, मनोमय, प्रयोगशील और बहुअर्थी होती है। महाकाव्य जहां पुरोहितवादी और वर्चस्ववादी आदर्शों की स्थापना और नैतिक मूल्यों के प्रसार का कार्य करता है, वहीं लंबी कविता प्रश्न उठाने, यथार्थ का विश्लेषण करने और स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने का कार्य करती है। लंबी कविता सभ्यता की निंदा है। लंबी कविता का नायक या नायिका असमंजस का अनिश्चय हुआ करता है। लंबी कविता युद्ध है, खुद से युद्ध, वैचारिक युद्ध, असंगतियों और विसंगतियों से युद्ध और परास्त होने के जख्म। लंबी कविता में कवि वास्तुकार और इंजीनियर दोनों होता है। पहले उसे स्थापत्य का नक्शा बनाना है, फिर उसके निर्माण का कार्यभार लेना है, और उसके बाद ये गारंटी नहीं है कि वह इस स्थापत्य में रहेगा भी या नहीं। तो लंबी कविता में निर्वासन समय के यथार्थ की अति यथार्थता को समेटने में असमर्थ दिखाई देती है। ऐसे में लंबी कविता एक विकल्प बनती है। अति यथार्थ को समझने के लिए लंबी कविता का आकार जरूरी हो जाता है। लंबी कविता जरूरत से ज्यादा बोलने वाली समझी जाती है, जो प्रलाप कहा जाता है और जो विक्षिप्तता का लक्षण माना जाता है। लेकिन विक्षिप्त और प्रलाप करने वाले ही उस दुस्साहस के इलाके में जा पाते हैं जो सच कहने का अनफिल्टर्ड हौसला होता है। लुकमान अली, हाउल, गिन्सबर्ग की कविता हाउल, रायपुर बिलासपुर संभाग, लगभग जय हिंद और अंधेरे में कविताओं में अनुस्यूत विक्षिप्ति इस ओर इशारा करती दिखती है। क्या लंबी कविता भी इतनी अधिक बोलने की तबीयत के चलते प्रलाप और इस तरह विक्षिप्ति के जरिए वह कह पाती है जैसे साभ्यतिक संतुलनवाद अपने को कह पाने से बरसता है? मैं एक बार फिर आपको इस ओर ले जाना चाहता हूं कि लंबी कविता आत्मालाप, आलाप, विलाप, प्रलाप और संलाप के दौर से गुजर कर काव्य की पूर्णता का व्यक्तित्व अख्तियार करती है। अप्रासंगिक न होगा यह कहना कि अपनी लंबी कविताओं को पढ़ते हुए मुझे ये 5 प्रावस्थाएं दिखी, जो जरूरी नहीं कि इसी क्रम में आए। इस संदर्भ में मुक्तिबोध के कला के 3 क्षणों का स्मरण स्वाभाविक है।
निराला की राम की शक्ति पूजा की भाषिक और छांदिक संरचना सचमुच आतंकित करने वाली है। मेरे मन में सवाल उठता है कि राम उसी शक्ति से आक्रांत और विमोहित क्यों है जो अन्याय के साथ है। जो नायक की स्त्री का अपहरता है, उसकी शक्ति ही क्यों याचना की चीज और आराधना का लक्ष्य हो। यह समझ के परे है कि जो शक्ति अन्याय के काम में अनुप्रयुक्त है, वह किस तरह से न्याय के काम आ सकती है। जो उत्पीड़क की शक्ति है, वह उत्पीड़ित का प्रतिरोधी आयुध कैसे बन सकती है। और यदि उत्पीड़क की हिंसक शक्ति को ही पाला बदलकर इस तरफ आना है, तो यह शक्ति की मौलिक कल्पना कैसे हो पाई। कहां है वह वैकल्पिक शक्ति की वैकल्पिक खोज। इसको इस तरह भी समझिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजों की हिंसा से उनके जैसी हिंसा से ही निपटा नहीं जा सकता था। उसके लिए गांधी ने एक नई शक्ति, आक्रामक अहिंसा की परिकल्पना की। निराला को मैं खड़ी बोली हिंदी का अग्रदूत मानता हूं, लेकिन इस कविता का पूरा ढांचा पुरोहितवादी है। यह वर्णवादी वर्णाश्रम धर्म के प्रतीकों, स्मृतियों और व्यवहार के फ्रेम में परिकल्पित रचना है, जो एक रूढ़िपरक ढांचे से बाहर नहीं आ पाती। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि राम की संभावित विजय कोई प्रगतिशील शासन व्यवस्था स्थापित कर सकती थी क्या? क्योंकि उसका तो ढांचा पौरोहित्यिक है। रणनीति निर्माण की बजाय पूजा पाठ करके शक्ति का उद्बोधन करना अंतर्वस्तु को खोखला करना है। निराला की कविता स्थापत्य और कवि कर्म की दृष्टि से शैलीकारिता का शिखर है। इसमें वह तोड़ती पत्थर और कुकुरमुत्ता की देशजता नहीं है, लेकिन इन दोनों ही कविताओं में मनुष्यता की बड़ी ऊंचाइयां हासिल की गई, इन्हें तोड़ती पत्थर में और कुकुरमुत्ता में। जबकि राम की शक्ति पूजा वैचारिक परिणतियों में कर्मकांडीय है। निराला इस कविता में कविता को संस्कृत निष्ठ सामासिकता की ओर ले जा रहे हैं। या कितना ही वैभवमय क्यों न दिखे, उसमें नवजागरण के उन्मेष की बजाय पुनरुत्थानवाद की अतीत जीविता की प्रतिगामिता है। राम की शक्ति पूजा की तरह असाध्य वीणा में भी परंपरागत महाकाव्यों का औदात्य है। वह काव्यत्व का शाहकार स्पेक्टिकल रचना चाहती है, इसलिए वह राजत्व का परिपार्श्व भी चाहती है। यह परिपार्श्व कविता को शक्ति का वैभव, गौरव और नियंत्रणात्मक हनक देता है, जो एक संगीतकार से कह सके कि इस चुप वीणा को स्वर दो। सब कुछ एक हिंसक राज्यत्व के तत्वावधान में हो रहा है। इस कविता को इस तरह नहीं सोचा गया कि गांव या कस्बे या नगर का एक समुदाय है जो एक न बजती वीणा को फिर से सुनने की ललक से भरा है और इसके लिए एक वादक को आमंत्रित किया जाए, जबकि बहुत सारे अन्य वादक विफल होकर लौट चुके हैं। लेकिन ऐसा होता तो कविता में अभिजनता का औदात्य कैसे आ पाता। राम की शक्ति पूजा छांदिक होने के बावजूद प्रोसाइक है, जबकि असाध्य वीणा छांदिक न होने के बावजूद अंतरलय से संवलित है। इस कविता का मंच एक राजदरबार है, जहां राजा रानी मौजूद हैं। यहां प्रियमवद को बुलाया गया है, वह आए और न बजती वीणा को स्वरवान कर दे। यह खोए हुए संगीत को फिर से पाने का आयोजन और अभियान है। कविता भी सांगीतिक है। यहां प्रकृति का गौरवगान है। निहितार्थ यह है कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होकर ही उसमें न्यस्त संगीत को पाया जा सकता है। संगीत तभी बचेगा जब प्रकृति बचेगी, और प्रकृति के प्रति विनत होकर ही हम संगीत का पुनर्वास कर सकते हैं। मतलब मनुष्य अपने आधिपत्य का गर्व करके आत्महीन और बंजर होगा। प्रकृति के साथ गहरी पारस्परिकता के बाद ही
वह अपना अस्तित्व और अपनी यत्ता पाता है। यह उत्तर मानववादी स्थिति है, पोस्ट ह्यूमनिज्म। यह उत्तर मानववादी स्थिति है जो बताती है कि मानव और मानव न समझे जाने वाले पशु पक्षी और पेड़ पौधे मिलकर मनुष्य को उसका पूर्ण तो देते हैं। तो जहां डेकार्ट फिलोसफर मनुष्य की सोचने की, आई थिंक दैट्स वाई, तो जहां डेकार्ट मनुष्य की सोचने की क्षमता के आधार पर उसे आस्तित्विक अर्थवत्ता से सम्मिलित मानता था, वहीं उत्तर मानववाद का निष्कर्ष है कि कथित तौर पर न सोचने वाला और रीजनिंग न कर सकने वाला पशु पक्षी जगत और पेड़ पौधे मनुष्यता का पूरक हैं। मानव तो आत्मध्वंस में लीन है और इस तरह से विफल है। हाल के अनुभवों ने यह साफ ही कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन कैसे मनुष्य के अस्तित्व को प्रश्नांकित कर सकता है या पृथ्वी को न रहने योग्य रेगिस्तान और पठार में बदल सकता है। मानव और मानवेतर प्रकृति के बीच का यह संतुलन जैसे ही बिगड़ेगा वह क्षरण की ओर बढ़ेगा। वादक प्रियमवत का प्रकृति के सामने समर्पण इसी का बोध कराता है। लेकिन असाध्य वीणा जब कृतज्ञता बोध की उत्क्रांति के बाद बज उठती है तो कविता को आगे किसी बड़े विजन से संवलित करने की बजाय उसे आध्यात्मिक प्रगल्भता में धकेल देते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि कविता का अंत कैसे किया जाए। चीनी दार्शनिक ज़ांग जुई कहते हैं कि जैसे मछली पकड़ लेने के बाद जाल निरर्थक हो जाता है, वैसे ही अर्थ पा लेने के बाद शब्द। यह तो ठीक नहीं है। हमें तो रोज अर्थ चाहिए, इसलिए शब्द और भाषा भी रोज चाहिए। मैंने तो कहीं कहा भी है कि मैं पेंसिल से लिखता हूं तो मुझे तो हर मिनट पर नोक चाहिए। क्या असाध्य वीणा के बजने के बाद महार्थ की प्राप्ति हो गई? और यदि संगीत पूर्ण समर्पण से मिलना है तो यह तो आत्मविलोप है, व्यक्ति की आत्मसत्ता का विलयन। समर्पण भक्तिवाद का एक घटक है जो मनुष्य संबंधों को आधिपत्य और अधीनता की पदावली में निर्धारित करता है। क्या यह अज्ञेय के शेखर एक जीवनी के दुर्धर्ष व्यक्तिवाद के विरुद्ध नहीं जाता, जिसकी भूमिका में अज्ञेय कहते जान पड़ते हैं कि अहम, भय और सेक्स मनुष्य को मूलतः परिभाषित करते हैं। असाध्य वीणा में उसी अहम के विलयन का आग्रह है और महामौन में निमज्जन। कक्षाओं और सेमिनारों में इस रहस्यवाद को डिकोड करते रहिए। मेरा सोचना है कि कामायनी वो मरहला है जब हिंदी का महाकाव्य लंबी कविता होने की ओर उन्मुख होता है और जिसे पूर्णता प्रदान करती है अंधेरे में। दिलचस्प है कि राम की शक्ति पूजा और असाध्य वीणा में महाकाव्य का पारंपरिक औदात्य बहुत गहरे धंसा हुआ है। असाध्य वीणा में वह अपने बहुत आलंकारिक, कह लीजिए सजावटी रूप में दिखता है। असाध्य वीणा शब्दाधिक्य का बुरा उदाहरण है। वह अति कविता का भी खराब उदाहरण है। वह कविता राजत्व के आदेशात्मक तत्वावधान में अवस्थित की जाती है जहां नागरिकता कॉम्प्रोमाइज होती है। इस पूर्व निर्धारित वस्तु और निष्कर्ष वाली कविता में कुछ भी विकसनशील नहीं है। यह अच्छी लगने वाली अभिजन कविता है। अकारण नहीं कि कविता अपने निष्कर्षों में किसी युगीन अंतर्वस्तु का संवहन नहीं करती। इसके विपरीत अंधेरे में असाध्य वीणा से कहीं अधिक लंबी होने और दिखावटी दार्शनिकता से और अलंकृति से अपने को न सजाने के बावजूद या शायद इसी वजह से अधिक प्रामाणिक और परिवर्तनकामी है। असाध्य वीणा की तुलना में अंधेरे में कहीं लंबी कविता है, फिर भी अज्ञेय की यह लंबी कविता अति कथन का शिकार है, जबकि मुक्तिबोध की कविता प्रदीर्घ होने के बावजूद बेहद सधी हुई किसी भी तरह के अति कथन से मुक्त दिखती है। इसकी वजह यह है कि अंधेरे में कविता में विजन की स्पष्टता है, माफ कीजिए, जिसका अभाव बाग में दिखता है। केदारनाथ सिंह कविता प्रकृति के साथ टूटे हुए पुलों की
मरम्मत की कोशिश है। ये बहुत लंबी कविता प्रकृति के साथ संबंधों में पड़ी दरारों को देखती है और मानवीय पश्चाताप की उद्विग्नता होना चाहती है। बाघ कविता साभ्यतिक सीमेंट और आरण्यक आदिमता के बीच के जटिल रिश्ते को समझने की कोशिश करती है। यह कविता एक ढीली सी काव्यात्मक परियोजना है। कवि तरह तरह की काव्यात्मक लगने वाली अवस्थितियों में जाता है, लेकिन इस जाने में गहरा आत्मसंदेह है। क्या इसकी वजह, यदि मुक्तिबोध के शब्दों में कहना चाहें, तो ज्ञानात्मक संवेदन का अभाव नहीं है। कविता का आकार विस्तार प्रायः अर्थ विस्तार में सहायक नहीं है। शायद अरस्तु ने कहा था कि कवि को कविता पर मजदूर की तरह काम करना चाहिए। मुक्तिबोध कविता के मजदूर हैं। मुक्तिबोध की कविता कम अंधेरे में महाकाव्य की सामंती लेगेसी से पूरी तरह बाहर आ जाती है। अभी खत्म हो रही है हमारी बात। अंधेरे में पॉलीक्राइसिस बहुसंकटीय समय के लिए एक पॉलीवॉकलिक बहुस्वरीय रचना है। इस तरह तरह के संकटों वाली बहुसंकटीय सभ्यता में तरह तरह की आवाजों की आवाज बनने वाली कविता। पॉलीवॉकलिक एक ही कृति या संदर्भ के भीतर कई आवाजों या कथाओं की उपस्थिति को संदर्भित करता है, जिससे वास्तविक अनुभवों का एक कोलाज तैयार होता है। यह उस पारंपरिक सत्ता समीकरण को तोड़ता है जहां केवल वाचक नायक को बोलने का अधिकार होता है। बहुसंकटीयता एक ऐसी स्थिति है जहां कई अलग अलग और आपस में जुड़ी हुई संकट की घटनाएं एक साथ घटित होती हैं और एक दूसरे को इतना बढ़ा देती हैं कि उनका संयुक्त प्रभाव उनके अलग अलग प्रभावों की योग से भी कहीं अधिक बुरा होता है। इस शब्द को सिद्धांतकार एडगर मोरिन ने गढ़ा। मैंने अपनी लंबी कविताओं की संरचना को समझने और समझाने के लिए पॉलीफोनी या बहुस्वरीयता जैसे सिद्धांत को चुना था। सिद्धांतों की जानकारी कविता लिखने के बाद आई। पॉलीक्राइसिस के समय पॉलीफोनी को संभव बनाने वाली कविता। पॉलीफोनी या बहुस्वरीयता संगीत को विश्लेषित करने वाला शब्द है। इसका अनुप्रयोग साहित्यिक विश्लेषण में किसी पाठ के भीतर कई स्वतंत्र आवाजों का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। मिखाइल बाख्तिन का यह बहुस्वरीयता का सिद्धांत बताता है कि लेखक के नियंत्रण से स्वतंत्र कई अलग अलग आवाजें और चेतनाएं एक साथ मौजूद होती हैं। यह एक संवादात्मक दृष्टिकोण है जो विभिन्न किरदारों को वाचक नायक के बराबर दर्जा देता है, जिससे उन्हें अपनी विश्व दृष्टि को व्यक्त करने का स्पेस और रचनात्मक औचित्य हासिल होता है। बाख्तिन की बहुस्वरीयता का निहितार्थ है कि सत्य किसी एक आवाज की बपौती नहीं है। बहुस्वरीयता स्वतंत्र और अविभाजित आवाजों और चेतनाओं की बहुवचनीयता का निर्माण करती है। अंधेरे में कितनी ही आवाजों को सुना जा सकता है। वहां रात में, ये अंतिम बात कह रहा हूं मैं, वहां रात में फासिस्टों का मार्च हो रहा है तो कोई है जो मुक्तिगान की सिम्फनी है। अंधेरे में की महत्ता इस बात में है कि यह कविता लगभग 70 साल पहले जितनी प्रासंगिक थी उससे कई गुना प्रासंगिक वह आज है। अंधेरे में अपने समय की विषमता, लोकतांत्रिक अवमूल्यन, शक्ति का बेजा इस्तेमाल, संसाधनों का असमान वितरण, सामाजिक पारस्परिकता में दरारों को सख्ती से देखने वाली कविता आज कहीं अधिक प्रासंगिक होती है जब फाशीवाद अपने नग्नतम रूप में है, संसाधनों का केंद्रीकरण कहीं अधिक सघन है, समाज जगह जगह से दरक रहा है, अभिव्यक्ति पर गहरा संकट है, गांधीवाद एक भुला दी गई वैचारिकी है और कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई के दंगाई दृश्य आम हो गए हैं, जबकि प्रतिकार की पद्धतियों और उपायों की झलक कभी कभी ही मिल पाती है। धन्यवाद।